चलिए बच्चों, मैं इस वीडियो में आपके लिए ढेर सारा बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो आपको काफी मदद करेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस वीडियो के अंतर्गत मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यानी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग गौर से देखते रहिएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चंस हैं आपके कूलॉम के नियम क्या हो गए, कूलॉम के नियम के महत्व क्या हुए, कूलॉम के नियम के सीमाएं क्या है, रैखिक आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, आयतन आवेश घनत्व क्या है। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इनकी तैयारी बिल्कुल होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट से क्या है, कूलॉम का नियम। ठीक है, तो आइए बाबू कूलॉम के नियम के बारे में मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले देखिए एक बात बताते हैं। कूलॉम थे कूलॉम, सीए कूलॉम जो है इनका पूरा नाम था, और ये कूलॉम सीए कूलॉम मतलब क्रिश्चियन ऑगस्टीन डी कूलॉम, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, क्रिश्चियन ना ऑगस्टीन डी कूलॉम, ऑगस्टीन डी कूलॉम इनका पूरा नाम था। ठीक है, और ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जैसे देखिए हम लोग सारे बच्चे लोग, आप लोग जानते होंगे कि दो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। ठीक है, और दो विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण का बल लगता है। तो दो आवेशों के बीच सजातीय और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी हम बोल सकते हैं कि सर दो आवेश के बीच में बल लगता है, तो ये दो आवेशों के बीच बल लगता तो है, लेकिन इसका परिमाण कितना होता है, कितना बल लगता है ना, इस चीज के बारे में एक नियम दिए थे कूलम, और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया कूलम का नियम। तो देखिए इनका कहना था कि अगर Q1 और Q2 दो आवेश है, ठीक है ना, Q1 Q2 दो आवेश है जो एक दूसरे से r दूरी से सेपरेट है, r दूरी से अलग है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, बल लगेगा, दो आवेशों के बीच में बल लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत बल। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल न उन दोनों आवेशों के न परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, कब, जब r नियत हो, क्या हो, जब r नियत हो, मतलब दोनों के बीच की दूरी अगर फिक्स रखी जाए, नियत रखी जाए, तो इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल न उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके न बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब बीच की दूरी क्या है, r है, तो उसके वर्ग क्या, r² हुई, और उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, कब, तो जब Q1 और Q2 दोनों, Q1 तथा Q2 कांस्टेंट हो अर्थात नियत हो। ठीक है ना, तो ये कूलम साहब बताए थे। यानी कूलम का नियम ये कहता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल न उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, चलिए इसको मैं और भी अच्छे तरीके से बता रहा हूं। ये इसको इक्वेशन अगर फर्स्ट मान ले और ये वाले को इक्वेशन सेकंड मान ले बाबू, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ना आपको बोल सकते हैं Q1 इंटू Q2 और बाई में r² हो जाएगा, और ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर इक्वलिटी का साइन दीजिएगा, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं और इसे k बोला जाता है। ठीक है ना, तो k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r² हो जाएगा। ये कूलम का नियम हो गया, और इस k की वैल्यू कितना होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर होती है। ठीक है वाला, तो समझ गए। ठीक है, तो आप लोग को क्या बोल रहे हैं कि कूलम क्या है, कूलम का नियम क्या है, तो आप बताएंगे कि कूलम फ्रांस के वैज्ञानिक, ठीक है, सीए कूलम के द्वारा एक नियम दिया गया है। कौन सा नियम दिया गया बच्चे, तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, और इस तरह से आप एग्जाम में बिल्कुल यहां तक आप लिखिएगा। ठीक है ना, चलिए सेकेंड, कूलम के नियम का क्या महत्व है, उससे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ,
तो चलिए आइए समझते हैं कि कूलम्ब के नियम के आखिर महत्व क्या है, ठीक है ना, इसकी क्या आवश्यकता है, किस किस जगहों पर इसकी जरूरत होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सारी चीजों की हम जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए एक बात समझिए, पहले कूलम्ब के नियम का महत्व आपको इस बात से ही क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ पर हम लोग जितने भी बच्चे हैं वो हम लोग सारे बच्चे जानते हैं क्या, आप लोग जानते हैं कि ये एटम है, और एटम में यहाँ पर ये नाभिक है, और बाहर में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना विभिन्न कक्षाओं में ना नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। तो एक बात बताइए ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर क्यों काटते रहते हैं, क्यों काटते रहते हैं? क्या आपने इस सवाल पे गौर किया? तो आपको देखो ये जवाब आपको पता होगा कि चूंकि नाभिक के पास कौन सा चार्ज होते हैं बालक, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नाभिक के पास कौन सा चार्ज होता है बच्चा लोग, पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है निगेटिव चार्ज पर एक फोर्स लगाता है, एक बल लगाता है, और इस नियम, इस बल को कौन बताया, ये कूलम्ब ही ना बताए थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम्ब ही तो बताए थे कि आवेश के बीच में क्या है, बल लगता है। कितना बल लगता है इसके बारे में किसने हमें जानकारी दी, कूलम्ब ने जानकारी दी। तो अगर कूलम्ब का नियम अगर नहीं रहता तो क्या हमें ये पता चल पाता कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों काटते रहता है? अगर हमें कूलम्ब के नियम अगर पता चला उसके बाद ही ना हम ये जानकारी प्राप्त कर पाए कि ये नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है, ठीक है, और उस आकर्षण बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, ठीक। तो कूलम्ब का नियम का एक महत्व है ना। चलिए और अब देखिए दूसरा महत्व। देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर मान लिया जाए ये सोडियम क्लोराइड है, जिसको आप लोग नमक बोलते हैं, साधारण नमक, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम के पास कौन सा सोडियम आयन होता है, ये यानी प्लस साइन होता है, ठीक है, और क्लोरीन के पास क्या होता है, माइनस साइन होता है, यानी ये ऋण आयन का काम करता है। तो ये जो सोडियम प्लस है ये धनायन का काम किया, और ये क्लोरीन का परमाणु जो है, क्लोरीन आयन में ये ऋण आयन का काम करता है, और ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, और आकर्षण बल लगता है। इस चीज की जानकारी हमें कहाँ से मिली, कौन सा नियम बताया कि इनके बीच में आकर्षण होना चाहिए, ये कौन सा नियम बताया, कूलम्ब का नियम बताया। तो कूलम्ब का नियम हमें ये भी जानकारी दे दिया ना, इस कूलम्ब के नियम के थ्रू ही नहीं ये पता चल पाया कि दो परमाणु मिल करके क्या करते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। दो परमाणु मिल करके, यानी सोडियम का परमाणु मिला, क्लोरीन का परमाणु मिला, और दोनों परमाणु मिल करके क्या बनाए, सोडियम क्लोराइड के अणु का निर्माण किया। तो कूलम्ब के नियम से हमें ये भी जानकारी मिल रहा है कि दो परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। उसी तरह से हमें कूलम्ब के नियम के द्वारा इस बात की भी जानकारी होती है कि दो अणु मिल करके या ढेर सारे अणु मिल करके किस प्रकार से कोई पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात किसी ठोस द्रव या गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप लोग को आंसर इस तरह से लिखना है कि कूलम्ब के नियम के महत्व जो है इस प्रकार है। फर्स्ट महत्व क्या है कि कूलम्ब के नियम के सहायता से ही हम उन बलों को समझ सकते हैं जो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करता है। हम उन बलों को समझ सकते हैं न जो दो परमाणुओं के आपस में मिला करके न एक अणु का निर्माण करता है। कूलम्ब के नियम से ही हम उन बलों को समझ सकते हैं न जो दो अणुओं को या दो से अधिक अणुओं को मिला करके ठोस द्रव या गैस यानी पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये आपको कूलम्ब के नियम लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कूलम्ब के नियम के सीमाएं, ठीक है। हर चीज का सीमा होता है, हर चीज हर रूल का क्या होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं न, कुछ कंडीशंस होते हैं कि इस कंडीशन में ही, इन सीमाओं के अंतर्गत ही, इन लिमिटेशंस के अंतर्गत ही ये रूल लागू होता है। तो उसी तरह से कूलम्ब के नियम के भी कुछ सीमाएं हैं। तो आइए जिक्र करते हैं कि आखिर कूलम्ब के नियम के कौन कौन से सीमाएं हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट आपको बोल रहे हैं कूलम्ब के नियम के सीमाएं कि कूलम्ब का नियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ न किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो कूलम्ब का नियम बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है, ठीक है ना। कूलम्ब का नियम किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए लागू होता है, तो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, ठीक है ना। बिंदु आवेश का मतलब होता है सूक्ष्म आवेश।
चलिए दूसरा कूलम का नियम, माने ये कंडीशन बता रहे हैं, ये सीमा बता रहे हैं कि कूलम का नियम जो बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। दूसरा कूलम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है बाबू, ठीक है ना। कूलम का नियम स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। अगर आवेश गतिशील हो, आवेश गति में हो, तो वहां कूलम का नियम फेल कर जाएगा, वहां पर कूलम का नियम लागू नहीं होगा। तो ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक सीमा है कूलम के नियम का, इसलिए सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है, ठीक है ना। अब चलिए तीसरा इसका सीमा है कि कूलम का नियम जो है वो अल्प दूरी से लेकर, अल्प दूरी मतलब छोटी सी दूरी, लगभग 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है ना, से लेकर के ना कुछ किलोमीटर तक, मतलब कुछ किलोमीटर तक के दूरी के लिए ही ये लागू होता है। बात समझ गए। तो ये आपके 3 सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, आपको लिखना है कूलम के नियम के सीमाएं क्या क्या हैं। तो फर्स्ट में बोलिएगा कि यह बिंदु आवेशों के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए लागू होते हैं। दूसरा कि ये स्थिर आवेशों के लिए लागू होते हैं, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। और तीसरा होता है कि ये अल्प दूरी के लिए, यानी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से लेकर के कुछ किलोमीटर तक के दूरी तक के लिए लागू होते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रैखिक आवेश घनत्व क्या है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आइए समझते हैं रैखिक आवेश घनत्व होता क्या है, ठीक है। तो चलिए रैखिक आवेश घनत्व को जानने के पहले आप उन बातों को याद कीजिए कि जब किसी भी सुचालक पदार्थ को, किसी सुचालक तार को, है ना, जिसकी कुछ लंबाई है, कुछ उसकी लंबाई की वैल्यू है, तो अगर कोई मान लिया जाए कि ऐसा आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, एक तार मान लीजिए, एक लंबा सा ऐसा कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लंबाई कितनी है, एल लंबाई है इसकी, सपोज करते हैं। तो देखिए आपको बताया है कि अगर किसी सुचालक तार को कुछ आवेश दिया जाता है तो ये आवेश जो है इस पूरे चालक में एक समान ढंग से, यूनिफॉर्म ढंग से पूरे चालक में फैल जाता है। ये मालूम है ना सबको, आपको है ना कि अगर किसी भी चालक को या चालक तार को, तार की बात कर जा रही है यहाँ पर, अगर आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण लंबाई में फैल जाती है एक समान ढंग से, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब ये आवेश दिए ये पूरे लंबाई में फैला हुआ है तो इसके कुछ लंबाई में, मतलब एकांक लंबाई में भी तो कुछ आवेश होगा ना। जब इसको आवेश दिए हैं तो ये आवेश पूरे लंबाई में फैल गई है, तो इसके कुछ एकांक लंबाई में भी ना आवेश का परिमाण हो। तो किसी चालक तार के, क्या बोल रहे हैं, किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में जितनी आवेश होती है उसी को रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है, ठीक है ना। फिर से बोलते हैं कि किसी भी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में, यानी यूनिट लेंथ में जितनी आवेश होती है उसी को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो रैखिक आवेश घनत्व को लेमडा से सूचित किया जाता है और लेमडा बराबर होता है Q अपॉन L होता है। क्या, लेमडा इक्वल टू Q बाई L हुआ। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा चार्ज का ऐसा ही मात्रक क्या, कूलम है, और लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, इसको क्या बोलेंगे, कूलम प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। इसे कूलम प्रति मीटर इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो ये हो गया रैखिक आवेश घनत्व। चलिए पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में जानकारी लेते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है। तो इसको देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। तो देखिए सरफेस नाम से ही पता चल रहा है, अगर रैखिक शब्द रहेगा तो आप बोलिएगा किसी भी सुचालक तार के प्रत्येकांक लंबाई में मौजूद आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला लिखिएगा, लेमडा इक्वल टू Q बाई L होता है और इसका ऐसा मात्रक कूलम पर मीटर होता है। अब पृष्ठ आवेश की बात हो गई, तो पृष्ठ आवेश में किसी लंबे चालक तार की बात नहीं करना है, पृष्ठ की बात करना है, एक सतह की बात करना है। तो मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा सतह है, ठीक है ना, एक क्या दिया हुआ आपको, एक सतह दी हुई है यहाँ पे, ठीक है सपोज। अब इस सतह को हम लोग क्या किए, Q आवेश दिए, तो ये Q आवेश इसके क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये पूरा Q आवेश किसी भी, ये सुचालक मान लिया जाए कि ये चादर है, लोहे का चादर है, ठीक है ना, जिसकी कुछ
पृष्ठ क्षेत्रफल दी हुई है। तो जब इसको प्लस क्यू आवेश दीजिएगा तो ये पूरे सतह के क्षेत्रफल पे फैल जाएगा। किस पे फैल जाएगा? पूरे सतह के क्षेत्रफल पर फैल जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब इस क्यू आवेश को किसी भी धातु के सतह पर दिए, पृष्ठ पर दिए, ठीक है ना, मतलब जैसे मान लीजिएगा लोहे का चादर है, एल्युमिनियम का चादर है, तांबे का चादर है, यानी पृष्ठ होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर क्यू आवेश हम इस चादर को दिए हैं, लोहे के चादर को दिए, तो ये आवेश पूरे उसके क्षेत्रफल में फैल जाएगा। तो जब पूरे क्षेत्रफल में फैला है तो उसके प्रति एकांक भाग में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में भी तो कुछ आवेश मौजूद होगा ना। तो प्रति एकांक भाग में यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में न जितना आवेश मौजूद होता है उसी को बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। तो आप डिफाइन कैसे कीजिएगा? आप डिफाइन कीजिएगा कि किसी भी न सुचालक पदार्थ के, किसी सुचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश को क्या बोला जाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व बोला जाता है। इसे किससे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है और सिग्मा बराबर होता है Q बाई A होता है। अब इसकी SI मात्रा की बात करें तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चों? न चार्ज का कूलम हो जाएगा और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो कूलम ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब बात आती है किसके? आयतन आवेश घनत्व की। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है वॉल्यूम की। ठीक है ना, वॉल्यूम की मतलब जिस सुचालक पदार्थ को आवेश हम देंगे उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी। जैसे रैखिक आवेश घनत्व में क्या होनी चाहिए? चालक पदार्थ के पास लंबाई होनी चाहिए ना। पृष्ठ आवेश घनत्व में हम क्या पढ़े कि किसी चालक पदार्थ के पास कुछ क्षेत्रफल होनी चाहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल होनी चाहिए। और आयतन आवेश घनत्व मतलब कि किसी भी सुचालक पदार्थ जिसको हम आवेश दे रहे हैं उसकी कुछ न कुछ आयतन होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं? आयतन का मतलब है कि हमें कौन सा एग्जांपल लेना पड़ेगा? एक ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भी मैंने दी हुई हो। तो चलिए सपोज करते हैं, देखिए एक इस तरह से ठोस चालक लिए हैं, ठोस चालक है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या दिए हैं? आवेश दिए हैं। कितना? प्लस क्यू आवेश दिए हैं। ठीक है, देख रहे हैं इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है तो इसका कुछ ना कुछ आयतन तो होगा। तो जैसे ही आप प्लस क्यू आवेश दीजिएगा तो ये पूरे इसके आयतन में फैल जाएगा। ठीक है ना, पूरे आयतन में अंदर बाहर सभी भाग में आवेश फैल जाएंगे। ठीक है ना, और वो भी किस तरह से? क्योंकि सुचालक है तो जानते हैं सभी लोग आप लोग कि सुचालक पदार्थ में आवेश जो होता है एक समान ढंग से फैलता है। ठीक है ना, किस तरह से फैलता है? एक समान ढंग से। तो याद रखिए जब क्यू आवेश दिए तो ये आवेश इस चालक पदार्थ के पूरे आयतन में एक समान ढंग से फैला हुआ है। तो यहाँ पर बताइए कि जब ये आवेश पूरे आयतन में एक समान ढंग से फैला हुआ है तो उसके प्रति एकांक भाग में, प्रति एकांक आयतन में भी तो कुछ ना कुछ आवेश होगा। ये आवेश प्लस क्यू आपने दिया इसको और ये आवेश क्या हो गया? इसके संपूर्ण आयतन में, पूरा आयतन में फैल गया, पूरे भाग में फैल गया। तो जब संपूर्ण आयतन में फैल गया प्लस क्यू आवेश तो उसके प्रति एकांक आयतन में भी तो कुछ न कुछ आवेश होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व। यानी डिफाइन अब कैसे कीजिएगा कि किसी चालक पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में मतलब यूनिट वॉल्यूम में, किसी सुचालक पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में न जितनी आवेश होती है उसी को बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसे किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। इसको क्या बोलना है? रो। और रो इक्वल टू फार्मूला होता है Q बाई V। और इसकी एसआई मात्रक आपको क्या लिखनी है? आप लोग एसआई मात्रक गेस करो क्या हो जाएगा? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम हो जाएगा और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है इसलिए इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो चलिए अब इसी तरह का मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा और जिसमें ना बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी वीवीआई क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते रहूंगा मैं आप लोगों के समक्ष। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है।